गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं देवाराम सारंग स्वागत करता हूं आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब है जो साथी स्वस्थ होंगे तथा अपनी तैयारी को है जो कंटिन्यू है जो रख रहे होंगे, अपने एग्जाम की जो तैयारी है उसको है जो कर रहे होंगे। तो आपके एग्जाम की तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए, उसमें आपके एग्जाम की तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं है जो एनिमल हस्बेंड्री के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसमें अपन है जो आज के इस पार्ट 4 में जो 2015 का जो सुपरवाइजर का पेपर हुआ था, राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर हुआ था, उसके जो 20 क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को है जो मैं आपके सामने है जो लेके आ रहा हूँ। ये है जो पशुपालन का जो पार्ट बी है, उसमें 45 टू 45 क्वेश्चनों की है जो आपके है जो सीरीज है ये तैयारी करवाने वाली है। और जेट के जो 2025 में जो एग्जाम देंगे स्टूडेंट, उनके लिए भी एनिमल हस्बेंड्री में जो बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो अब साथियों आज अपन शुरू करते हैं आपके अपना पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है कि बकरे के मांस को क्या कहते हैं। जो बकरे का मांस होता है उस बकरे के मांस को है जो क्या कहते हैं। अपन देखते हैं पहला ऑप्शन बीफ। बीफ की बात करें तो बीफ होता है वो गाय का मांस होता है। क्या होता है? गाय का मांस। गाय का मांस क्या कहलाता है? गाय का मांस है वो बीफ कहलाता है। दूसरा ऑप्शन है चिकन। चिकन की बात करें तो चिकन होता है वो मुर्गी का मांस होता है। क्या होता है? मुर्गी का मांस होता है। जो कुक्कुट होती है, कुक्कुट का मांस है वो क्या कहलाता है? वो चिकन कहलाता है। मुर्गी का मांस है वो चिकन कहलाता है। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन है पोर्क। पोर्क की बात करें तो पोर्क होता है वो होता है सुअर का मांस होता है। क्या होता है? जो सुअर होता है, सुअर का मांस है वो क्या कहलाता है? सुअर का मांस है वो पोर्क कहलाता है। उसके बाद में है जो चेवन। चेवन होता है वो होता है बकरे का मांस। चेवन क्या होता है? बकरे का मांस होता है। उसके अलावा बात करें अपन तो एक व्हील होता है। व्हील होता है जो गाय का छोटा बछड़ा होता है। गाय के छोटे बछड़े के मांस को है जो व्हील कहते हैं। क्या? बछड़े का मांस। जो बछड़ा होता है इस बछड़े का मांस को क्या कहलाता है? बछड़े का मांस है वो व्हील कहलाता है। उसके अलावा अपन बात करें एक वेनिसन होता है। क्या होता है? वेनिसन। वेनिसन होता है वो हिरन का मांस होता है। किसका मांस होता है? हिरन का मांस है वो वेनिसन कहलाता है। हिरन का मांस क्या कहलाता है? हिरन का मांस होता है वो है जो वेनिसन कहलाता है। उसके अलावा अगर अपन देखें जो सुअर का नमकीनी मांस होता है उसको है जो बिकॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? बिकॉन। अपन है जो बिकॉन की बात करें तो बिकॉन होता है वो सुअर का नमकीनी मांस होता है। अपन अगर बिकॉन की बात करें तो बिकॉन होता है वो सुअर का नमकीनी मांस होता है। सुअर का नमकीन मांस। जो सुअर का नमकीन मांस होता है उसको है जो बिकॉन कहते हैं। तो ये है जो ध्यान रखना, एक ही क्वेश्चन से है तो लगभग आपके 6-7 क्वेश्चन है जो आप क्लियर हो रहे हैं। बीफ की बात करें तो गाय का मांस कहलाता है। चिकन है जो मुर्गी का मांस होता है। जो पोरक है वो सुअर का मांस होता है। सुअर का जो नमकीन मांस होता है ये है जो बिकॉन कहलाता है। हिरन का मांस है वेनिसन कहलाता है। और गाय का जो बछड़ा होता है उसका मांस है जो व्हील कहलाता है। और जो चेवन होता है ये है जो बकरे का मांस कहलाता है। और अगर अपन भेड़ के मांस की बात करें तो भेड़ का मांस है वो मटन कहलाता है। तो बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि टैटूइंग क्या है। अपन को बताना है टैटूइंग क्या है। तो अगर टैटूइंग की बात करें तो टैटूइंग है जो पशुओं को चिन्हित करने या पशुओं को पहचानने की एक सर्वोत्तम और सबसे उपयुक्त विधि है। क्या यह तरीका पशुओं की पहचान बनाने का है? ये सही है। यह तरीका पशुओं को बेहोश करने का है? नहीं। बीमारी का नाम नहीं है, पक्षी का नाम नहीं है। टैटूइंग है जो पशुओं को है जो पहचान करने का या है जो इसकी चिन्हित करने का है, जो सबसे पहचान बनाने या है जो चिन्हित करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। सबसे उपयुक्त विधि है, सर्वोत्तम विधि है चिन्हित करने की। पशुओं को चिन्हित किया है जो सर्वोत्तम विधि है। इसमें क्या करते हैं टैटूइंग में? टैटूइंग में जो कान की जो मुलायम त्वचा होती है उस पर है जो निशान बनाया जाता है। क्या? पशु के कान की मुलायम त्वचा पर निशान बनाया जाता है। मुलायम त्वचा पर क्या करते हैं? मुलायम त्वचा पर है जो निशान बनाते हैं। और निशानों में है जो निशान बनाकर उसमें है जो स्याही भर देते हैं, जिससे वो स्थायी हो जाता है। वो है जो टैटूइंग कहलाता है। और टैटूइंग की सबसे उपयुक्त उम्र की बात करें तो वो होती है 7 से 15 दिन। क्या उपयुक्त उम्र की बात करें तो उपयुक्त उम्र होती है वो होती है 7 से 15 दिन। ये है टैटूइंग। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि दोहरे उद्देश्य वाली गाय है। अपन को इसमें बताना है कि गाय की कौन सी नस्ल है जो दोहरे उद्देश्य वाली है। अगर अपन बात करें दुधारू नस्लों की तो दुधारू नस्लों की ट्रिक है सीसा गिरा दे। क्या? सीसा गिरा दे।
सीसा गिरा दे, ये है जो दुधारू नस्लों की ट्रिक है। अगर अपन बात करें सीसा, तो इस सी से बनता है सिंधी। क्या बनता है? सिंधी। उसके अलावा सा से बनता है, वो बनता है साहिवाल। क्या? साहिवाल। गिर से बनता है गिर, राठी और देवनी। ये 5 नस्लें है जो क्या है? ये 5 नस्लें है जो दुधारू नस्लें। कौन सी नस्लें? दुधारू नस्लें है जो 5 है, वो है सीसा, गिरादे, सिंधी, गिर, साहिवाल, राठी और देवनी। ये है जो 5 नस्लें हैं वो दुधारू नस्लें। अपन बात करते हैं यहाँ दोहरे उद्देश्य वाले की बात की है। किसकी बात की है? दोहरे उद्देश्य वाले, यानी कि वे गाय, वे नस्लें गायों की जिनका है उपयोग दूध उत्पादन में भी करते हैं और कृषि के क्षेत्र में भी करते हैं। दोहरे उद्देश्य वाली गाय की बात करें तो इनकी ट्रिक है हरि कृष्ण थारा गांव सिरंडी में का नाव है। क्या? हरि कृष्ण थारा गांव सिरंडी में का नाव है। हरि कृष्ण थारा गांव सिरंडी में का नाव है। यह है जो इस नस्ल की है जो ट्रिक है, काना आवे। इस हरी से बात करें अगर अपन, तो इस हरी से बनता है हरियाणवी। क्या बनता है? हरियाणवी। उसके अलावा कृष्णा से बनता है कृष्णावेली। क्या बनता है? कृष्णावेली। इस था से बनता है, वो बनता है थार पारगढ़। क्या बनता है? था से बनता है, वो बनता है थार पारगढ़। इस रा से बनता है, वो बनता है राठी। इस गांव से बनता है, ये गाय की नस्ल होती है गांव लाओ। कौन सी होती है? गांव लाओ। इस सी से बनता है सीरी। इस डी से बनता है, वो बनता है गाय की एक नस्ल होती है डांगी। कौन सी नस्ल होती है? डांगी। उसके अलावा अपन मेह की बात करें तो ये है मेवाती, ये है कांकरेज, फिर है निमाड़ी और लास्ट में जो आवे है इसे बनता है अंगोल। तो ये नस्लें है जो, ये कौन सी नस्ल है? ये नस्लें है वो दोहरे उद्देश्य वाली नस्लें। कौन सी है? दोहरे उद्देश्य वाली नस्लें। हरियाणवी, कृष्णावेली, राठी, थार पारकर, गांव लाओ, डांगी, सीरी, मेवाती, कांकरेज, अंगोल और निमारी। ये नस्लें है जो कौन सी है? ये है वो अपने है दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल। इसमें अपन बात करें तो थार पारकर, कौन सी? थार पारकर नस्ल। थार पारकर नस्ल है जो कौन सी है? थार पारकर नस्ल है, ये दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल है। अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि भैंस की सूरती नस्ल का मूल स्थान है। अपन को बताना है जो भैंस की सूरती नस्ल है इसका है जो मूल स्थान क्या है। सूरती नस्ल का मूल स्थान है गुजरात। क्या है? गुजरात का सूरत तथा आसपास का जो बड़ौदा वगैरह का क्षेत्र है, ये है जो सूरती नस्ल का उत्पत्ति स्थल है। इसके अलावा अपन अगर सूरती की मुख्य विशेषता की बात करें तो इसकी सींग होती है वो ऐसे हंसियाकार होते हैं। सींग कैसे होते हैं? सूरती के सींग होते हैं वो हंसियाकार होते हैं, हंसियाकार। सूरती नस्ल के जो सींग होते हैं वो सींग कैसे होते हैं? सूरती नस्ल के सींग होते हैं वो हंसियाकार होते हैं या दराती नुमा होते हैं। तथा इसकी एक और विशेषता होती है कि मुंह के नीचे का जो अधरवक्ष होता है उस पर है जो सफेद रंग का है जो धब्बा पाया जाता है। क्या? मुंह के नीचे का अधरवक्ष पर सफेद रंग का धब्बा, मुंह के नीचे का अधरवक्ष होता है, जो नीचे का जबड़ा होता है, नीचे का जबड़ा, यहाँ इसको अपन है जो अधरवक्ष जो बोल सकते हैं, इस पर है जो धब्बा पाया जाता है, सफेद रंग का धब्बा होता है। कौन से रंग का धब्बा होता है? इस पर है जो सफेद रंग का है वो धब्बा पाया जाता है। और भैंस की जो सूरती नस्ल है इसके सींग हंसियाकार, यहाँ इसको है जो अपन दराती नुमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हंसियाकार, यहाँ दराती नुमा है जो पाए जाते हैं। और जो इसका उत्पत्ति स्थल है वो गुजरात का सूरत, नडियाद और बड़ौदा इसके आसपास का है वो क्षेत्र है। और इसके मुंह के नीचे के जो जबड़ा होता है इस पर है जो अधरवक्ष है, जो अधरवक्ष पर है जो सफेद रंग का है वो धब्बा पाया जाता है। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है। अपन को इसमें बताना है कि कौन कौन से रोग है जो विषाणु जनित नहीं है। अगर अपन बात करें चेचक की, तो चेचक होता है बोरलियोटा एबियम वायरस से। किसे होता है? बोरलियोटा एबियम। जो बोरलियोटा एबियम वायरस होता है, इस बोरलियोटा एबियम वायरस से जो चेचक होता है।
चेचक कौन से रोग से होता है, किससे रोगजनक क्या है, चेचक का रोगजनक है वो है बोरलियोटा एवियम। उसके अगर अलावा अपन अतिसार की बात करें तो अतिसार होता है अगर दूषित चारा पानी और आहार करता है तो उससे होता है, किससे होता है, दूषित चारा पानी से होता है, दूषित चारा पानी और आहार से होता है। अगर कोई पशु है जिसको दूषित चारा पानी आहार खिला दिया जाता है तो उसको है जो अतिसार है जो रोग होता है। उसके अलावा अपन रानीखेत की बात करें तो रानीखेत है जो मुर्गियों में होने वाला एक मुख्य रोग है और ये होता है वायरस से होता है, किससे होता है, एक पैरामिक्सो वायरस होता है। हर अपन इस रानीखेत का जो क्वेश्चन है जो अपने हर पेपर में है जो आता है पैरामिक्सो वायरस। इस पैरामिक्सो वायरस के कारण है, इस पैरामिक्सो वायरस के कारण है जो रानीखेत रोग होता है। उसके अलावा अपन बात करें निमोनिया तो निमोनिया रोग होता है, यह निमोनिया रोग होता है स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनी जीवाणु से। निमोनिया किससे होता है, निमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनी जीवाणु से, स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनी से जो होता है। तो इसमें अपन को पूछा है कि कौन सा रोग है जो विषाणु जनित नहीं है, तो ये जो अतिसार है ये है जो दूषित चारा पानी के कारण होता है, तो इसका अपना है जो बी ऑप्शन है वो सही रहने वाला है। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि रानीखेत रोग संबंधित है, अपन को बताना है कि रानीखेत रोग है वो किससे संबंधित है। रानीखेत रोग की बात करें तो ये है, अभी अपन ये जो पीछे पढ़ा था कि रानीखेत रोग है ये जो पैरामिक्सो वायरस के कारण होने वाला रोग है और ये है जो मुर्गियों का मुख्य रोग है, किसका है, कुक्कुट का है जो मुख्य रोग है, ये पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि जो श्वसन तंत्र होता है वो प्रभावित होता है। रानीखेत में क्या होता है, जो श्वसन अंग और जो तंत्रिका तंत्र होती है वो प्रभावित होती है। ये ध्यान रखना कि प्रभावित क्या होता है, जो प्रभावित अंग होता है, प्रभावित अंग होता है श्वसन तंत्र व तंत्रिका तंत्र। जो श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र है वो है जो इस रोग से है जो प्रभावित होते हैं। उसके अलावा बात करें अपन अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है अपना कि कर्मी हर दवाइयों के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं करते। अपन को बताना है कि कर्मी हर दवाइयां हैं जो कौन कौन सी है जिनका उपयोग है जो अपन कर्मी हर दवाइयों के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं करते। अपन को बताना है कि कौन सी दवाई है जिसका उपयोग है जो कर्मी हर के रूप में नहीं करते। तो पहला है पाइपराजीन, पाइपराजीन का है जो कर्मी हर के रूप में अपन उपयोग करते हैं। उसके अलावा दूसरा है अपना कि लाल दवा, तो मैंने पहले ही अपन है जो इसमें बात कर चुके हैं कि लाल दवा है जो एक कर्मीनाशी है, क्या कर्मीनाशी नहीं है, लाल दवा है जो जीवाणुरोधी है, एंटीबायोटिक है, क्या लाल दवा है जो जीवाणुरोधी एंटीबायोटिक है, जीवाणुरोधी है। तो इसका प्रयोग है जो अपन कर्मीनाशी के रूप में वर्मीसाइड के रूप में नहीं करते हैं, तो ये अपना बी ऑप्शन है वो सही है। और पायरुलिन, थायोबेंडाजोल और जो फेंडबेंडाजोल है ये इन तीनों का उपयोग है जो कर्मीनाशी के रूप में है जो करते हैं, कर्मीनाशी के रूप में है जो प्रयोग करते हैं। और इसका है जो लाल दवा का उपयोग है जिसको पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 बोलते हैं अपन, इसका प्रयोग है जो जीवाणुरोधी में करते हैं। तथा इसके अलावा इसके 1% घोल का उपयोग, इसके 1% घोल का उपयोग है जो लाल दवा होती है इसके 1% घोल का उपयोग है जो डेयरी के जो बर्तन होते हैं उन बर्तनों को है जो उपकरणों को है जो धोने में करते हैं, यंत्र तथा उपकरणों को है जो धोने में करते हैं, यंत्र व उपकरणों को धोने में करते हैं। तथा है जो घाव है, घाव को धोने में भी है जो इसका है जो प्रयोग करते हैं। घावों को धोने में भी है जो इसका है जो अपन लाल दवा का है जो 1% घोल का उपयोग करते हैं। और इस लाल दवा के 2% घोल का उपयोग है जो कुत्ते के काटने वाले स्थान पर करते हैं, कुत्ते के काटने पर करते हैं। जब किसी को कुत्ता काटता है तो वहां पर है जो लाल जो दवा होती है उसका है जो 2% घोल का है जो प्रयोग है जो उसको जीवाणुरोधी बनाने में करते हैं। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की कि सवाई चाल व तेज दौड़ने वाले बैल है। अपन को बताना है कि कौन सी नस्ल के बैल है जो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जो तेज दौड़ने वाले होते हैं। तो अपन इसमें बात करें तो कांकरेज नस्ल के जो बैल होते हैं वो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध होते हैं। किसकी नस्ल के बैल, कांकरेज नस्ल के बैल होते हैं वो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। बात करें अपन कांकरेज का उत्पत्ति स्थल,
अगर इसके उत्पत्ति स्थल की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थल है गुजरात के कच्छ का रण क्षेत्र। क्या? गुजरात के कच्छ, जो गुजरात के कच्छ का रण क्षेत्र है वो है जो दोस्तों कांकरेज नस्ल का है जो उत्पत्ति स्थल है। उसके अलावा बात करें इसकी विशेषता की बात करें तो विश्व की सबसे जो देसी नस्ल है, देसी नस्लों में जो सबसे भारी तथा जो सबसे ऊंची नस्ल है। क्या? देसी नस्लों में भारी तथा ऊंची, सबसे भारी व ऊंची नस्ल है। क्या? जो कांकरेज नस्ल है ये देसी नस्लों में है जो सबसे भारी और सबसे है जो ऊंची नस्ल है जो ये है। उसके अलावा बात करें तो इसके पैर सीधे होते हैं, लंबे होते हैं और मजबूत होते हैं। पैरों की बात करें इसकी तो इसके पैर कैसे होते हैं? पैर होते हैं वो सीधे होते हैं, लंबे होते हैं और है जो मजबूत होते हैं। ये है जो इसकी मुख्य विशेषता है कांकरेज नस्ल की। और कांकरेज नस्ल की बैल होते हैं जो सोई चाल के लिए है जो प्रसिद्ध है। उसके अलावा बात करें गिर नस्ल की तो गिर नस्ल का अपन है जो कई प्रश्नों में जो इसका पिछली क्लासों में जिक्र कर चुके हैं कि इसका है जो दूध का सबसे लंबा होता है, यह है जो दुधारू नस्ल है। उसके अलावा अपन साहीवाल की बात करें तो साहीवाल है जो भारतीय गायों में है जो डेयरी के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल होती है। और साहीवाल का उत्पत्ति स्थल की बात करें अपन साहीवाल की उत्पत्ति स्थल की तो साहीवाल का उत्पत्ति स्थल है पाकिस्तान का माउंट गुमरी जिला। कौन सा? पाकिस्तान का माउंट गुमरी जिला। पाकिस्तान का माउंट गुमरी जिला जो पाकिस्तान प्रांत देश है, पाकिस्तान में जो माउंट गुमरी जिला है वो है जो साहीवाल का है जो उत्पत्ति स्थल है। उसके अलावा अपन देखें तो साहीवाल है जो इसको है जो मुल्तानी है तथा लोला के नाम से भी है जो जाना जाता है। किसके नाम से? इसके अन्य नाम की बात करें तो इसके अन्य नाम है मुल्तानी तथा लोला। अन्य नाम की बात करें तो इसकी त्वचा ढीली होने के कारण जो इसको लोला के नाम से जाना जाता है, यहाँ इसको है जो मुल्तानी के नाम से भी है जो जाना जाता है। मुल्तानी या लोला के नाम से है जो इस साहीवाल नस्ल को है जो जाना जाता है। उसके अलावा अपन बात करें तो साहीवाल नस्ल है जो देसी नस्लों में सर्वाधिक वसा होती है। क्या? साहीवाल नस्ल के दूध के अंदर देसी नस्लों में है वो सर्वाधिक वसा होती है, देसी नस्लों में सर्वाधिक वसा। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन है अपना कि मादा पशुओं का गर्भ धारण का उत्तम समय क्या है। अपन को इसमें बताना है कि जो मादा पशुओं के गर्भ धारण का है जो उत्तम समय क्या है। मतलब जब मादा पशुओं का है जो मध चक्र चल रहा होता है, मध्यकाल होता है, तो मध्यकाल में कब है, किस समय पर है जो इन पशुओं में है जो अगर अपन समागम की क्रिया करवाए पशुओं में तो है जो गर्भ धारण के लिए जो सबसे उपयुक्त समय है। तो इसका आंसर है 12 से 18 घंटा। क्या साथियों? 12 से 18 घंटा का जो समय होता है मध्यकाल का वो है उस समय में अगर है जो अगर मादा पशु के साथ को है जो गर्भ धारण करवाया जाता है तो वो होता है सबसे उपयुक्त होता है। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम नवजात बच्चों को पिलाना चाहिए। अपन को बताना है कि सर्वप्रथम जो नवजात बच्चे होते हैं उनको है जो क्या खिलाना चाहिए। बात करें पहला खीस तो पहला ऑप्शन है जो खीस है वो एकदम सही है, क्योंकि खीस के अंदर है जो खीस क्या होता है। खीस की अगर बात करें कि खीस क्या होता है तो खीस होता है मादा पशु के ब्याने से 4-5 दिन पहले और ब्याने के 4-5 दिन बाद का जो हल्के पीले रंग का जो पदार्थ है जो स्रावित होता है और उसको जो है गर्म करने पर वो स्कंदित हो जाता है तो वो है जो खीस कहलाता है। तो बच्चों को है जो खीस पिलाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर है जो एंटीबॉडी IgG और IgA पाई जाती है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है। उसके अलावा बात करें तो इसमें जो नेपोके में होती है जो विष्ठा होती है, बछड़े की पहली विष्ठा होती है, उनको भी है जो अपशिष्ट होता है उसको भी है जो बाहर निकालने में जो त्यागने में जो मदद करती है। तो इसलिए है जो बछड़ों को है जो खीस है जो पिलाना चाहिए। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि गाय भेड़ बकरी में कृतनक दांत होते हैं। अपन को बताना है कि गाय भेड़ बकरी होती है, इनमें जो कृतनक दांत है वो कितने होते हैं, कहाँ होते हैं। कि ऊपरी जबड़े में जो कृतनक दांत है वो नहीं पाए जाते। ऊपरी जबड़े में है जो गाय भेड़ और बकरी होती है इनके ऊपरी जबड़े में जो दांतों की कृत्रिम दांत नहीं होती है, इनकी जगह है जो एक ऊतकों का ठोस पिंड होता है। क्या? ऊतकों का ठोस एक परत होती है, ऊतकों की एक ठोस परत होती है जिसको है जो डेंटल पैड कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटल पैड कहते हैं। तो ये है जो इनमें कृत्रिम दांतों की जगह है जो ऊपरी जबड़े में है जो डेंटल पैड पाई जाती है। तो ये कहाँ होते हैं? निचले जबड़े में जो होते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन ये।
पशु परिचय में जो आने लायक क्वेश्चन है कि गाय, भेड़ व बकरी में कितने दांत होते हैं। ऊपरी जबड़े में जो कितने दांत नहीं पाए जाते हैं, उनकी जगह पर ऊतकों की एक ठोस परत पाई जाती है, जिसको है जो डेंटल पैड कहते हैं। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की कि गाय के दूध में वसा प्रतिशत होता है। अपन को बताना है कि गाय का दूध होता है, इस गाय के दूध में जो वसा प्रतिशत है वो कितना प्रतिशत होती है। तो अपन ने जो पिछले के क्वेश्चनों में जो बात की थी कि गाय के दूध में वसा होती है, वो होती है 4.14%। कितनी होती है? 4.14% है जो गाय के दूध में वसा होती है। तो इसमें जो अपना बी ऑप्शन है वो सही रहेगा। इसमें 4 से 5% है वो सही होने वाला है। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है मेरिनो विदेशी नस्ल की भेड़ किस देश की है। अपन को बताना है जो मेरिनो नस्ल है ये किस देश की है। तो मेरिनो नस्ल है ये स्पेन की है। किस देश की है? मेरिनो नस्ल की भेड़ है जो स्पेन की है। और इस नस्ल की भेड़ में जो ऊन है जो सबसे अच्छी क्वालिटी की प्राप्त होती है। क्या इस नस्ल की भेड़ में जो ऊन सबसे अच्छी क्वालिटी की प्राप्त होती है? तो विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादक नस्ल है। क्या विश्व में जो सर्वाधिक ऊन उत्पादक नस्ल है जो मेरिनो है, ये विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादक नस्ल है। विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादक नस्ल है। भेड़ों में ऊन उत्पादक में जो मेरिनो नस्ल में है जो सर्वाधिक होता है, तथा विश्व में जो सबसे उत्तम क्वालिटी की ऊन है जो प्राप्त होती है। विश्व में सबसे उत्तम क्वालिटी की ऊन, सबसे उत्तम क्वालिटी की ऊन है जो प्राप्त होती है। इस क्वालिटी की ऊन है जो सबसे है जो उत्तम क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है, जो लगभग 5 से 9 किलो है जो प्रति वर्ष होती है। कितनी होती है? ऊन उत्पादन की बात करें तो ऊन उत्पादन होता है लगभग 5 से 9 किलो प्रति वर्ष। कितना होता है? 5 से 9 किलो प्रति वर्ष होता है। एक वर्ष में है जो लगभग 5 से 9 किलो है जो ऊन का उत्पादन होता है। सबसे उत्तम क्वालिटी की होती है और सर्वाधिक ऊन उत्पादक नस्ल है। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि ट्रोकार कैन्युला किससे संबंधित है। अपन को बताना है कि जो ट्रोकार कैन्युला होता है वो है जो किससे संबंधित है। बात करें ट्रोकार कैन्युला की तो ट्रोकार कैन्युला होता है ये है जो आंकड़े से संबंधित है। जब पशु में जो आंकड़ा होता है तो उसके क्या करते हैं, रुमेन में है जो हवा निकालने के लिए है जो इसका प्रयोग किया जाता है। आंकड़े में जो रुमेन में हवा निकालने में प्रयोग करते हैं। ट्रोकार कैन्युला किसके में कहाँ प्रयोग करते हैं? रुमेन से है जो अतिरिक्त हवा निकालने में प्रयोग करते हैं। हवा निकालने में जो इसका है जो प्रयोग किया जाता है। पशु के है जो बाईं तरफ की बात करें तो पशु के बाईं तरफ जो रुमेन होता है उस रुमेन से है जो हवा निकालते हैं। आंकड़ा में जो अतिरिक्त हवा बढ़ जाती है, पशु है जो ढोल के समान हो जाता है, फूल जाता है, तो उससे समय है जो पशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो उसको मृत्यु होने से बचाने के लिए है जो ट्रोकार कैन्युला की सहायता से है जो पशुओं में है जो हवा निकाली जाती है। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि आंपरा एक रोग है। अपन को बताना है कि आंपरा कैसा रोग है। तो आंपरा एक रोग है जो आहार जनित रोग है। क्या दूषित चारा पानी खाने पीने से होता है। उसके अलावा है जब पशु है सूखा चारा है जो अधिक मात्रा में खा लेता है और पानी नहीं मिलता है तो उससे है जो आंपरा होता है। तो आंपरा है जो एक आहार जनित है जो रोग होता है। इसमें है जो ट्रोकार कैन्युला नामक है जो यंत्र का है जो हवा निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की कि कुक्कुट पॉक्स जनित रोग है। जो कुक्कुट पॉक्स होता है जो मुर्गियों में, उसमें है जो किस जनित रोग है। जो तो कुक्कुट पॉक्स रोग होता है ये है जो बोरलियोटा एवियम है जो वायरस है उससे के कारण होता है। तो इसमें क्या होगा? विषाणु के कारण होगा। किसके कारण होगा? विषाणु जनित रोग है। और जो बोरलियोटा एवियम वायरस है उसके कारण है जो ये रोग होता है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी भैंस की सींग छोटे व जलेबी की तरह मुड़े हुए होते हैं। बात करें अपन जलेबी आकार के सींग, तो जलेबी आकार के सींग है वो मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है उसमें है जो सींग होती है वो जलेबी आकार के होते हैं। जैसे मुर्रा नस्ल की भैंस होती है उसमें जो सींग होती है वो जलेबी आकार की होती है। और अगर अपन बात करें मुर्रा की उत्पत्ति स्थल की, मुर्रा की उत्पत्ति स्थल की बात करें तो इसका जो हरियाणा है वो उत्पत्ति स्थल है। हरियाणा का रोहतक, हिसार और गुड़गांव। हरियाणा का रोहतक, हिसार और गुड़गांव है जो है मुर्रा नस्ल का है जो उत्पत्ति स्थल है। उसके अलावा बात करें तो इसका रंग होता है वो ब्लैक जेट होता है। मुर्रा का रंग कैसा होता है? मुर्रा का रंग होता है वो ब्लैक जेट होता है। ब्लैक जेट रंग है जो मुर्रा का होता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसकी त्वचा होती है वो मुलायम होती है। त्वचा कैसी होती है?
त्वचा है वो मुलायम होती है, सींग है वो जलेबी आकार के होते हैं। उत्पत्ति स्थल है वो हरियाणा का रोहतक, हिसार और गुड़गांव है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, तो इसमें जलेबी आकार के सींग मोरा नस्ल के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पशुओं में आंतरिक परजीवी मारने के लिए कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए। अपन को है जो बताना है कि जो पशुओं में आंतरिक परजीवियों को मारने के लिए जो कृमिनाशक दवा है वो कब पिलानी चाहिए, तो वो है 6 माह में है जो प्रत्येक 6 माह पर पिलानी चाहिए। कब पिलानी चाहिए? प्रत्येक 6 माह पर। प्रत्येक 6 माह पर है वो आंतरिक अपन को है जो पशुओं में दवा पिलानी चाहिए। तो वर्ष में 1 बार नहीं, प्रत्येक माह में, वर्ष में 2 बार। क्या वर्ष में 2 बार है जो ये पिलानी चाहिए, प्रत्येक 6 माह बाद। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि है। अपन को बताना है कि दूध दोहने की कौन सी विधि है जो सर्वोत्तम है। तो इसमें पहला ऑप्शन है पूर्ण हस्त विधि। तो पूर्ण हस्त विधि है, इस प्रकार से अगर अपन दूध धोते हैं तो ये है जो दूध दोहने की है जो सबसे उपयुक्त विधि है। तो पहला ऑप्शन है वो सही है। अंगूठा विधि, अंगूठा विधि से है जो पशुओं में थनैला रोग होने की संभावना रहती है। क्या थनैला रोग हो जाता है अंगूठा विधि से। अगर अपन इस प्रकार है जो अगर दूध दूधते हैं पशुओं के, तो इसमें है जो थनैला रोग की संभावना रहती है। कौन सा रोग? थनैला रोग की संभावना। बात करें अपन अगले क्वेश्चन की, चुटकी विधि। तो चुटकी विधि होती है ये छोटे थन के पशु होते हैं उनमें है जो उपयुक्त रहती है। छोटे थन के पशुओं में उपयुक्त होती है। जो छोटे थन के पशु है जैसे लड़की बोले तो भेड़ में है जो ये विधि उपयुक्त है। छोटे थन के पशुओं में, छोटे थन के पशुओं में जो इसका है जो ये है जो विधि उपयुक्त रहती है। जैसे भेड़ आदि में है जो दूध दोहन किया जाता है। उसके अलावा बात करें अपन आज के अंतिम क्वेश्चन की कि सीओबी परीक्षण दूध में किसकी उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सीओबी यानी कि क्लोट ऑन बॉइलिंग। क्या? क्लोट ऑन बॉइलिंग। क्लोट ऑन बॉइलिंग, क्लोट ऑन बॉइलिंग। इसमें क्या करते हैं, दूध को है जो उबाला जाता है। दूध उबाल कर है जो उसकी अम्लता तथा उसमें खीस की मात्रा का जो है पता लगाया जाता है। किसका? दूध की अम्लता और खीस। जो दूध में खीस की मात्रा या अम्लता की मात्रा का है जो पता लगाने के लिए क्या करते हैं, क्लोट ऑन बॉइलिंग या सीओटी टेस्ट है जो किया जाता है। उसके अलावा अपन बात करें तो दूध में जो सामान्यतः अम्लता होती है वो 0.14 से 0.16% होती है। क्या दूध में अम्लता की बात करें, दूध में अम्लता होती है वो है 0.14 से 0.16%। तो दूध में अम्लता और है जो खीस का पता लगाने के लिए है जो सीओबी टेस्ट किया जाता है, क्लोट ऑन बॉइलिंग है जो टेस्ट किया जाता है। तो आज के जो अपने क्वेश्चन सीरीज है यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि जो आज अपन ने जो क्वेश्चन सीरीज की है यहाँ आपको है जो बहुत ही शानदार समझ में आए होंगे और आपके एग्जाम में भी है जो इस तरह के है जो क्वेश्चन आएंगे और आपका है जो सिलेक्शन होगा। तो साथियों अभी तक अगर वीडियो को है जो शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी है जो इस सीरीज का है जो अधिक से अधिक फायदा मिले। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, बेल आइकन के बटन को है जो प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।